मुद्दे में मैं हूं दीपक शर्मा और आज का मुद्दा है बहुत ही खास है क्योंकि आज का मुद्दा एक डेडलाइन को सही समय पर पूरा करने से जुड़ा है और वो डेडलाइन दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। डेडलाइन है 31 मार्च 2026 यानी कि करीब करीब 2 महीने का और समय है जब गृह मंत्री केंद्र से अमित शाह ने हुंकार भरी थी कि देश को नक्सल के नासूर से मुक्त कर दिया जाएगा। और एक बार फिर झारखंड जो लंबे समय से नक्सल के विभीषिका का दंश झेलता आ रहा है, उस नक्सलवाद की समस्या के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और कई नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़ने से इनकार करके अपने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, उन्हें भी खत्म करने की कार्रवाई की गई है। अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर देश बढ़ रहा है और उसी दिशा में झारखंड भी बढ़ रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत महतो जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, सबसे पहले तो चूंकि झारखंड में सत्ता में सहयोगी के तौर पर आपकी पार्टी भी है और ऐसे में सरकारी विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में एक बड़ी चुनौती रहती थी नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के गतिविधियां। अब उन गतिविधियों पर तेजी से लगाम लग रहा है, तो अब विकास कार्यों को और तेजी से गति दिया जा सकेगा। किस तरह से अब जो कार्रवाई झारखंड में हुई है उसे देखा जाए? देखिए दीपक जी, हम लोगों ने नक्सल को बहुत करीब से देखा है क्योंकि नक्सलवाद के चलते छत्तीसगढ़ में हमारे कितने बड़े बड़े नेता मारे गए थे, ये आपको याद ही होगा। इसलिए नक्सल के खिलाफ में तो हम लोग हमेशा से रहे हैं। और आप समझ लीजिए झारखंड में जो परिस्थिति बनी है, इसका मतलब है कि झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है और जिसका परिणाम आपको दिखा। तो मुझे तो लगता है कि सरकार भी गंभीर होगी, नक्सल हो चाहे उग्रवाद हो, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं बन पाएगी अगर वो सरकार जो है उस विषय को सोचती हो। लेकिन आप अगर केवल सोचिए और काम ना करें तब तो उसका परिणाम अलग होगा। लेकिन झारखंड की सरकार जो है हमेशा से जनमानस के साथ रहती है और मुझे लगता है कि जो घटना घटी है, जो नक्सल के खिलाफ में काम हुआ है, इस पर राज्य सरकार की पीठ को थपथपाना चाहिए कि आप और इसे बेहतर काम करें। निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री ने एक संकल्प लिया था, तो झारखंड उसमें उनके संकल्प के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को बॉर्डर पर भी संकल्प ले लेना चाहिए। गृह मंत्री जी को कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या उस पर भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जहां जहां राज्य है वहां संकल्प वो ले नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि गृह मंत्री का जो संकल्प है, हम लोग निश्चित रूप से झारखंड में उसे पूरा करने में उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, समर्थन जरूरी भी है क्योंकि ये मुख्य धारा से अलग एक विध्वंसक धारा है जो सामाजिक तौर पर हमें ही नुकसान पहुंचाने का काम करता है और पूरी व्यवस्था के लिए नासूर बना हुआ है। कमल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब आप श्रेय ले रहे हैं तो इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में देश भर में नक्सल गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी, एक रेड कॉरिडोर सा तैयार हो गया था, तो उसको लेकर किस तरह से अपनी पीठ थपथपाएंगे? आप दीपक जी, एक बात, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। नक्सलवाद का उपज हुआ था कहां से? वो बंगाल से हुआ था। और बंगाल में नक्सल के खिलाफ में लड़ते लड़ते सीधा शंकर रे ने अपनी सत्ता गंवाई, जिसका परिणाम है कि आज तक हम लोग बंगाल में सत्ता में नहीं आए। हम लोग जनहित पर, जन समस्याओं पर जितनी तरीके से खड़ा होते हैं, उसका परिणाम जो भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार होते हैं। और बंगाल से हमने नक्सलवाद को खत्म किया। आप उसके आपने देखा है। तो हम लोग अगर पीठ थपथपाने की बात जब करते हैं
तो इस बात को समझना भी चाहिए कि हमने सरकार पूरी गंवा दी। 40 बरस से मैं बंगाल में नहीं आया, लेकिन जी। हम लोगों ने नक्सल को वहां से खत्म कर दिया। ठीक है, हम्म। दूसरे राज्यों में पनपता गया, उसका कारण भी आप जानते हैं, उसके पीछे कौन कौन लोग लग जाते हैं। हम्म। तो फिर भी मैं इस बात से के समर्थक हूं कि झारखंड अगर नक्सल से वंचित रहे, नक्सल यहां ना हो, तो विकास की धारा जो है दोगुनी गति से बढ़े, क्योंकि नक्सलवादी तो शहरों में रहते नहीं है। नक्सल तो हमेशा ग्रामीण इलाकों में अपना परचम लहराए रहते हैं, वहां के ग्रामीण को डरा के धमका के नक्सल में शामिल कराते हैं, जिसका परिणाम होता है कि विकास वहां तक पहुंच नहीं पाता, शिक्षा वहां नहीं पहुंच पाता है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाता। तो अगर नक्सल, मैं पहला ही संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने बड़े बड़े नेताओं को खोया है इस नक्सलवाद से। तो नक्सल का दर्द को जितना हम लोग समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी दल को इसका असर होने वाला है। लेकिन फिर भी आपने जो बात बोला, मैं उसका फिर समर्थन करता हूं कि जो गृह मंत्री ने एक संकल्प लिया है, उसको झारखंड सबसे पहले पूरा करेगा। बाकी राज्यों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन झारखंड उसके साथ खड़ा है। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि झारखंड नक्सल की समस्या के समाधान को लेकर तत्परता से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने ये उल्लेख करके एक और फिर इसी मुद्दे से जुड़ा सवाल खड़ा करने को मजबूर कर दिया है और कहा कि नक्सल शहरों में थोड़ी रहते हैं, वो तो जंगली इलाके में रहते हैं, लेकिन वहां उन्हें समर्थन तो शहर से ही मिलते हैं, जिसको लेकर अर्बन नक्सल एक शब्द ही बना हुआ है। तो अगर समर्थन मिलता रहेगा तो फिर उनका सफाया कैसे होगा? और अगर सफाया कर भी दें और समर्थक उनके मौजूद हैं तो उसे फिर से पुनर्जीवित करने में वो सक्षम होंगे। तो दोनों मोर्चों पर तो हमें ये लड़ाई लड़नी है, और सिर्फ सरकारी स्तर पर, सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी इस लड़ाई को लड़ना होगा। कमल जी, का जो शब्द है ना, बीजेपी का उपजाया हुआ चीज है। मैं कहता हूं कि जब गांव आपका सुरक्षित हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर शहर सुरक्षित है। हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर हैं। आप समझिए कि क्या जरूरत थी पंचायत को इतना महत्व देने का? क्यों जरूरी थी पेशा कानून हमने झारखंड में लागू कर दिया? इसलिए किया कि जब वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, जो लोग शिक्षित हो जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर नक्सल के तरफ उनका रुझान कम हो जाएगा। क्योंकि कौन चाहता है कि गलत रास्ते पर चले? अगर उनको सारा चीज मुहैया करा दे, सुख सुविधाएं, लिखाई, स्वास्थ्य सब मुहैया हो जाए राज्यों से और देश से, तो क्यों कोई गलत रास्तों पर जाएगा? तो हम लोगों को गलत रास्ते से निकालने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित हम उसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। कमल महतो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कमल जी, रमाकांत महतो जी, माफ कीजिएगा, रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। रमाकांत जी, नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास में राज्य सरकार की भूमिका होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर अगर राज्य सरकार पूरी तरह से श्रेय खुद लेने लगे तो ये थोड़ी बेईमानी सी हो जाएगी केंद्र की भूमिका और सुरक्षा बलों के सक्रियता को लेकर। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, बड़ा अभियान चलाया है झारखंड में और नक्सल मुक्त देश की ओर हम तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। किस तरह से इस अभियान को देखते हैं? देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और जब से इनकी सरकार रही है, इवन राज्य में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये राज्य ही नक्सल मुक्त मिला था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमारी सरकार जब जब रही, हम नक्सलों के विरुद्ध, चाहे वो केंद्र में आतंकवाद के विरुद्ध हो, चाहे वो राज्य में उग्रवादियों के विरुद्ध हो, भारतीय जनता पार्टी इन उग्रवादियों और नक्सलियों के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस पर चलती है जी। राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई। खैर, पुलिस जो कार्रवाई की है, इसमें पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर के जो कार्रवाई चली है, सराहनीय है। मगर राज्य में जो विधि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा संभल नहीं पा रही है। जिस तरीके से ये सरकार विशेष करके माइंस को लूटने में लगी हुई है, अवैध बालू ढुलाई में व्यस्त रखी हुई है पुलिस व्यवस्था को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, सूचना तंत्र के मामले में पूरी तरह से ये सरकार फेल हो गई है।
और ये फेल का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं जो आए दिन घट रहे हैं, और इनके सरकार बनते ही, भाई ये वही सरकार है जिन्होंने माननीय हेमंत सोरेन जी के पिताजी गुरुजी जब मुख्यमंत्री थे तो नक्सलियों को छुड़ाने का काम किया गया था राहे थाना से, तमाड़ थाना से, और उनका दुष्परिणाम भी दिखाई दिया था तमाड़ विधानसभा के उपचुनाव में। तो ये तो नक्सलियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये उस प्रकार के पार्टियां हैं, ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये गठजोड़ ही ये संरक्षण वाली पार्टियां हैं। ये यहाँ पे अफीम की खेती सरकार संरक्षण में कराई जाती है, सरकार संरक्षित, यहाँ माइंस लूटे जा रहे हैं, खुलेआम बालू की ढुलाई चल रही है, खुलेआम कोयले की ढुलाई चल रही है, का कारोबार और नक्सलियों से उसका संबंध है। ये सही है कि उसकी जांच पड़ताल और उसकी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नशे के अवैध कारोबार से जो फंड आते हैं वो नक्सलियों तक पहुंचते हैं। लेकिन रमाकांत जी, एक छोटा सा सवाल मैंने कमल जी से पूछा था, हम चाहेंगे कि उसका आप जवाब दे दें। कमल जी ने कहा कि नक्सल से लड़ते हुए तो हमने एक राज्य गंवा दिया बंगाल, और नक्सल से लड़ते हुए एक राज्य की पूरी कांग्रेस नेतृत्व को नक्सलियों ने खत्म कर दिया। तो वो भुक्तभोगी हैं, वो चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, वो क्यों इसमें इनकार करेंगे? देखिए, कमल जी को मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की ही देन थी, आतंकवाद की जननी और उग्रवाद की जननी है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार ने नक्सलियों को एक डेडलाइन दे दी है, 31 मार्च 2026, इसी साल ये खात्मा हो जाएंगे, ये जमींदोज कर दिए जाएंगे ये। और इसीलिए इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहने के चलते ये सर उठा रहे हैं। नक्सलियों का सर कुचलने में ये सरकार, राज्य की यहाँ की जो सरकार है, निकम्मी सरकार कही एक स्तर से, जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था को चौपट किए हुए है, केवल बालू पे आंख गड़ाए हुए है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो रही है और नक्सलियां फिर से सर उठा रहे हैं। तो अरे कुचलिए इनको, है ना, नक्सल विरोधी राज्य के विकास में सबसे बड़े बाधक होते हैं नक्सली। अरे कामयाबी कब मिल रही है? ये कामयाबी कहेंगे इसको? ये घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी, जीरो टॉलरेंस पे चलनी चाहिए थी। इससे ज्यादा नक्सलिज्म था वहां पे छत्तीसगढ़ में। आज देख लीजिए, वहां अमन चैन शांति है, मध्य प्रदेश में अमन चैन शांति है, तो बिहार एक स्तर से लालू यादव जी की जब सरकार थी, कुशासन था, वहां तक जन्मदाता। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी समाप्त होने के पीछे देश में कारण है क्या? आतंकवाद और उग्रवाद को संरक्षण देना, उनका कारण यही है। वो हाशिए पे चली गई कांग्रेस पार्टी। कमल भैया सब समझते हैं, चलिए, लेकिन कमल जी करेंगे क्या? जवाब ले लेते हैं, कमल जी करेंगे क्या, इस पर हम उनका जवाब ले लेते हैं। कमल जी ये कह रहे हैं कि आतंकवाद और उग्रवाद और नक्सलवाद की जननी पार्टी तो कांग्रेस रही है। अब नक्सलवाद के, आतंकवाद के और उग्रवाद के सफाए में जब अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो आप श्रेय लेने आगे आ गए हैं। हेलो जी कमल जी, आवाज मिल रही है? सवाल नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। नहीं, बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। हम जरा समझ लेते हैं उनसे कि एक और उन पर आरोप लग रहा है, उनकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद की जननी जो पार्टी रही है, वो इसके सफाए का श्रेय कैसे ले सकती है? कमल जी देखिए रमाकांत जी आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। नक्सल से लड़ते लड़ते मुख्यमंत्री हमने खोया पंजाब में। इनके अफवाह की गवाही तो आंकड़े दे रहे हैं ना कमल जी। आप कह रहे हैं ये अफवाह फैला रहे हैं, इनके अफवाह की गवाही आंकड़े दे रहे हैं कि इतने नक्सलियों का सफाया हुआ है। ये तो सीना ठोक के बोर्ड लगाकर बैठे हैं, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। आप एक बात समझिए, जो देखिए इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग का पहला काम है झूठ फैलाना। झारखंड में नक्सल के लिए जो अनुदान आता था उसको आधा कर दिए, और उसके बाद श्रेय भी लेने का कोशिश करेंगे। मैं तो दूसरी बात बोल रहा हूं, ये जो बात बोल रहे हैं कि आतंकवाद और उग्रवाद का
जननी कांग्रेस है, इनको ये जानकारी नहीं है कि पंजाब में नक्सल से लड़ते, उग्रवादी से लड़ते लड़ते हमने मुख्यमंत्री खोया है, हमने इस देश में प्रधानमंत्री दो दो खोया है, और छत्तीसगढ़ में कितने बड़े बड़े नेता हमने खोया नक्सलवाद के खिलाफ में, और इनका तो आज तक नाखून तक नहीं कटा है। ये लोग तो नक्सल से मिले हुए लोग हैं। आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम ही यही है कि गांव और जंगल में जाकर लोगों को गलत बात बताना। जो लोग देश की आजादी में मुखबिरी करते चलेंगे और उनके बारे में आप ये गलत बात फैलाते चलेंगे, रमाकांत जी, हमने लड़ा है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम नक्सल से भी लड़ते हैं। ये क्या किए हैं? 17 साल झारखंड में शासन किए, नक्सल नहीं था क्या? नक्सल आज आया है। तो गलत बातों का समर्थन हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, जो ये गलत बात बोलेंगे उस पर तो मैं विरोध करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का एक संकल्प है, तो फेडरल में जब हम राज्य और देश का सरकार मिलकर कोई काम करती है, उसमें अपनी बात को रखते हैं हम। आपने क्यों यहाँ का अनुदान को आधा किया, इस पर भी पूछ लीजिए एक बार उनसे। अब नक्सली बचे ही नहीं तो उनके लिए अनुदान की क्या जरूरत थी? के लिए जो अनुदान आता था, नक्सली क्या बचे नहीं? नक्सली नहीं है क्या? हम कहते हैं कि जो नक्सल को छोड़कर और मुख्य धारा में शामिल होता है, उनके लिए कुछ मुआवजा रखा हुआ था, कुछ तय होता था ना कि इनको क्या करना है। उस फंड को इन्होंने घटा दिया जा रहा है और खुला ऑफर। रमाकांत जी क्या कहेंगे? ये दीपक जी, लगता है कमल जी को, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है तो बेचारे बोलेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी को झूठ परोसने वाली पार्टी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने झूठ परोसते परोसते, आप एक देखिए ना, अरे भाई कांग्रेस पार्टी कितनी झूठ कहती है। बोलते हैं कि इनके प्रधानमंत्री कई शहीद हो गए। शहीद का क्या परिभाषा है कांग्रेस पार्टी क्या देगी? इन्होंने पंजाब की लड़ाई की जिसका उल्लेख किया, कमल देश के लिए कोई पंजाब में जिस बेरहमी से, निर्ममता के साथ, अरे भैया आप सुनिए तो पहले, कमल जी भैया सुनिए पहले, लड़ाई से लेके आज तक, अरे भाई आप सुनिए तो पहले, की लड़ाई से लेके आज तक आप केवल राज्य और देश को मुखबिरी करते रहे। कॉपीराइट से काम नहीं चलेगा कमल जी, गांधी का कॉपीराइट से काम नहीं चलेगा। दीपक जी उन्हें रोकिए। नहीं, अरे दीपक जी रोकिए उन्हें, इनके कॉपीराइट से काम नहीं चलेगा, महात्मा गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। फिर बारी बारी से आप ठीक है, महात्मा गांधी मत बनिए। आपने देश को बांटने का काम किया है। एक वोट हमको 1984 में इन्होंने जिस नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, ये 1984 में जिस तरीके से एक बार इन्होंने पंजाब को बांटना, निर्ममता के साथ, पंजाब एक खास समुदाय के साथ इन्होंने, सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, वो क्रूर शासिका ने जिस तरीके से, एक बार हम झारखंड की बात कर लेते हैं, हत्या करने का सामूहिक हत्या किया। देश को बांटने ये कांग्रेस पार्टी कहेगी हम नक्सलिज्म को समाप्त करेंगे। आपके हैसियत ये आतंकवादियों को साहब बोलने वाले कांग्रेस पार्टी कहेगी हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। बॉर्डर कहीं का सुरक्षित ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहेगी लेकिन कि लालू यादव जी हम लोग बात करते हैं। उस मुद्दे पर हम फिर बात कर लेंगे कमल जी, उस मुद्दे पर हम फिर बात कर लेंगे। आप बस ये बताइए, रमाकांत जी जो कह रहे हैं कि आप करेंगे जी, रमाकांत जी 31 मार्च 2026 हम मानकर चले कि ये डेडलाइन हासिल कर लिया जाएगा। अरे भैया दीपक जी मुझे बोलने दीजिएगा तब ना, उन्हें तो रोक ही नहीं रहे हैं आप ही की आवाज आ रही है रमाकांत जी। वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं चुप हूं। उनको मैंने रुकवाया उनको सुनने के लिए बोलिए। आप बोलिए। 1884 में 19 निर्ममता के साथ पंजाबियों की हत्या की थी, खास समुदाय का, वो नक्सलिज्म था क्या? ये कसाब को समाप्त करेंगे क्या? ये लालू यादव के जंगल राज को समर्थन देने वाले नक्सलिज्म को समाप्त करेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए गलती हुई तो ये राहे थाना से नक्सलिज्म को छुड़ाने वाले शिबू सोरेन की सरकार देश का नक्सलिज्म को समाप्त करेगी। कमल जी समय अभाव है, रमाकांत जी, कमल जी बस एक छोटा सा सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, उसका स्पष्ट सा जवाब हम चाहते हैं, पहले रमाकांत जी से ले लेते हैं। रमाकांत जी 31 मार्च 2026 मानकर चलें कि नक्सल मुक्त झारखंड, नक्सल मुक्त देश का जश्न मनाया जा सकता है?
अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। 370 35 में समाप्त करेंगे, किया। राम मंदिर बनाएंगे, किया। नक्सलिज्म के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 डेडलाइन दिया है, तो नक्सली जमींदोज हो जाएंगे या ऊपर उड़ेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ये जेएमएम वाले गुंडे भी आएंगे और आरजेडी के तो नहीं टिकेंगे। इनके जितने संरक्षण करने वाले माइंस चोर जो इन पार्टी में लगे हुए हैं और बालू का उगाही कर रहे हैं और कोयला का उगाही कर रहे हैं, इस डेडलाइन को हासिल किया जाएगा, क्या लगता है आपको? नक्सल को राज्य सरकार ने खत्म करने का बीड़ा उठाया, खत्म करके दिखाएंगे। खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नक्सल को हम लोग अच्छी बात है, मंत्री के बस की बात नहीं है। विषय पर आगे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत महतो जी और कमल ठाकुर जी, अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर कशिश न्यूज के इस मुद्दे के मंच से हम अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर दें कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख दी गई है, तो अगर किसी भी माध्यम से नक्सलियों तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सरकार का स्पष्ट संदेश है। वो संदेश आप तक हम फिर से पहुंचा देते हैं। वो संदेश है कि या तो मुख्य धारा से जुड़े, हथियार डालें, आत्मसमर्पण करें। सरकार आपको सामाजिक तौर पर सक्रिय रहने के लिए सहयोग भी करेगी, आर्थिक रूप से भी और विभिन्न माध्यमों से। लेकिन अगर आप हथियार नहीं डालते हैं तो हथियार के साथ कोई बात नहीं होगी, और हथियार आपके हाथ में होगा तो यह आपके लिए जानलेवा होगा। जल्दी अपना फैसला तय कर लें, क्योंकि सरकार क्या चाहती है वो तय किया जा चुका है। आज के लिए मुद्दे में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।